15 minutes you have. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है। वैसे सारे भाषण सुनने के बाद मैं थोड़ा सा सहमा गया हूँ, टेंशन में आया हूँ कि अभी क्या बोलूँ मैं। मुद्दा ये नहीं है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए बिंदु नहीं है, मगर जिस पद्धति से भाषण प्रस्तुत करते किए जाते हैं वो कला, एक अलग तरीके की कला के नमूने हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे पास उर्दू शेर व शायरी, आंकड़ों की जादू ये मेरे पास नहीं है। सिलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत करने की कला से भी मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं नाटकीय ढंग से भी अपनी बात को नहीं रख सकता और ये कहते हुए चिल्ला चिल्ला कि नहीं कि मैं ये हम्बली बोल रहा हूँ, मैं हम्बली बोल रहा हूँ, और बड़े बड़े आवाज़ से बोलना ये भी मैं नहीं जानता। और मैं कोई क्विज मास्टर भी नहीं हूं कि हमेशा सवाल ही पूछता जाए। हम तो केवल समाधान ढूंढने वाले लोग हैं, हम सवालों के जवाब देने वाले लोग हैं। मगर कुछ लोग जिंदगी भर केवल सवाल ही पूछते रहे, वो भी मुझसे मतलब हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे इसका अभ्यास नहीं है मान्यवर। और फिर असहिष्णुता को छुपाने के लिए मेरे पास वो शॉल भी नहीं है कि जिसके आधार पर मैं अपने कमियों को छुपा पाऊँ। तो इतनी सारी मर्यादाओं में मैं और अभी मैं सुन रहा था कि हमें उपदेश कर रहे थे कि निंदकाचे घर हसावे शेजारी। अरे भैया, 15-20 साल तो हमने निंदक को ही साथ में रखा था और उसके आधार पर ही तो हमने जो पड़ोसी का धर्म होता है उसको निभाया था। आपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि आपने दोस्ती मोहब्बत एक से की और घर बसाने की बात आई तो दूसरे के साथ घर बसा रहे, तो हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 2014 से लेकर विगत 6-7 सालों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 2016 में भी 17 में भी इसी तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मुझे मिला था। मैं मानता हूं कि विगत 6-7 सालों में जो हुआ है, एक आकांक्षा का जनतंत्र, एक डेमोक्रेसी ऑफ एस्पिरेशंस को लोगों ने अनुभव किया है, देश ने अनुभव किया है, और आत्मनिर्भरता के रास्ते से चल पड़े अभी इस देश की जनता ने एक आत्मविश्वास के जनतंत्र को साकार करने के बारे में ठान लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक इसी दिशा को पकड़कर बड़ी तीव्र गति से आगे जा रहा है, जिसकी परछाई, जिसका रिफ्लेक्शन हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण में मिलता है। कई बार मैं सुनता रहा 2019 के चुनावों के बाद कि ये मोदी मैजिक है, ये मोदी मैजिक है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें मैजिक नहीं, ये मोदी मेहनत है। ये किए हुए काम का फल हमें मिला है, और इसको अगर आप थोड़ा सा तरीके से देख पाएंगे तो मैं मानता हूं कि आपको समझेगा कि ये मैजिक नहीं है। किसानों के कायदों के लेकर, कृषि कायदों के लेकर काफ़ी चर्चा हुई, अभी भी ढींडसा जी ने भी काफ़ी बातें कही। हम भी जानते हैं और हर कोई उठता है, हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अरे ये अहंकार नहीं है। जो 2000 से 2000 में पहली बार इसके बारे में रिपोर्ट आई, बाद में मोंटेक सिंह अहलुवालिया, तरह तरह के मंचों पर, फोरम्स पर इसकी चर्चा हुई। लोगों ने आत्मकथा में भी लिखा है। यहां पर मान्यवर जो सदस्य है उसमें से किसानों की बात करने वाले एक मान्यवर नेता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये कानून आने चाहिए, और अभी बात को पलट देते हैं। अभी हमें बताते हैं कि हेरोल्ड लास्की ने क्या कहा, एक प्राध्यापक महोदय ने कहा। अरे लास्की ने तो ये भी कहा था ना कि ए लीडर इज ए पर्सन हु लीड्स द मासेस एंड रिफ्यूजेस टू बी लेड बाय द मासेस। हम पॉपुलिज्म के आधार पर नहीं काम करेंगे। एडमंड बर्क ने भी कहा था कि पॉपुलिज्म के आधार पर काम मत करिए, आपको अपना जजमेंट भी लोगों के लिए उपयोग में लाना है। केवल मेहनत करने से, केवल उस पद्धति से काम करने से ही होता। हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं, सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की। अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। और मेरे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय कि कुछ किसान, कुछ राज्यों के किसान, हो सकता है किसान वर्ग के कुछ लोग ये इस तरीके से धरने पे बैठे हैं। कल जाकर के अगर इस कानून के समर्थन में और 5000 लोग कहीं बेंगलुरु में या कहीं और धरने में, प्रदर्शन में बैठ जाते इसी तरीके से, तो क्या हम सिविल वॉर चाहते हैं? क्या ये पद्धति होगी? सदन को हम सर्वोच्च सदन कहते हैं जनतंत्र में। सर्वोच्च सदन ने बड़े मतलब चर्चा के बाद जिसको पारित किया है, हो सकता है चर्चा के बारे में आपके मत अलग अलग होंगे, मगर चर्चा तो हुई थी, और उसको क्या हम इस तरीके से गिरवी रख पाएंगे?
मतलब सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे, इस सदन को कोई मतलब ये जनतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति एक नुकसानदेह बात होगी। इसका भी एहसास मैं मानता हूं कि हम सबको रहना चाहिए। मान्यवर, राष्ट्रपति जी के भाषण में कई सारी बातें आई है और विकास के जो विभिन्न मोर्चों पर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं उसका काफ़ी अच्छा और वर्णन और उसके काफ़ी सारे संदर्भ उसमें आए हैं। कई सारी बातों का जिक्र किया जा सकता है, समय की मर्यादा है, मगर मैं जानता हूं कि विगत कई सालों में, जैसे एक जमाना था कि हमारे देश के जो सबसे पिछड़े जिले थे उनको हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहते थे, हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तित किया है। और ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, उसके लिए काफ़ी कुछ काम भी किए हैं। कल चर्चा हो रही थी कि खनिज जहां पर मिलते हैं, जहां पर मिनरल्स उपलब्ध है, ऐसे जिलों के विकास की बात जब आती है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। ये टाटा ट्रस्ट का रिपोर्ट है, किसी सरकारी संस्थान का रिपोर्ट नहीं है। और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में झारखंड के अंदर उन्होंने लिखा है कि ड्यू टू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट, जो एक बनाता है, जो जहां से खनिज निकलता है वहां पर जो राशि मिलती है, उसके कारण विच इज एट द डिस्पोजल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, दिस इज डिवोल्यूशन ऑफ पावर। हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर दे दिया है, किसी राज्य में किसकी सत्ता है इसका विषय नहीं है। ए सिचुएशन ऑफ डिले इन फंड फ्लोज फॉर प्लान्ड एक्टिविटीज डज नॉट अराइज। अनलाइक स्कीम फंड्स, द डिस्ट्रिक्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ फंड्स from the DMFT. This is what is good governance. और केवल इतना ही नहीं, मैं अन्य तरीकों से, विशेष रूप में ये जो हमारे पिछड़े जिले थे, कई जिले नक्सलवाद की चपेट में आए थे। अगर मैं नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की चर्चा करूं, जो एक दृष्टि से कानून व्यवस्था का भी विषय हो जाता है, तो ध्यान में आता है कि 2000 ये गृह मंत्रालय के एनुअल रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें ये कहा गया है कि 2010 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंसिडेंट्स की संख्या 2213 थी और जो 2014 में जब हमने सूत्र संपादन किया तो 1000 तक आई थी और आज की तारीख में वो 230 तक आई हो। इंसिडेंट्स इतनी कम हो रही है, वारदातें कम हो रही है और उसी के अनुपात में वहां पर हताहत होने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। मगर मान्यवर, जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं तब स्वाभाविक रूप में सुरक्षा के लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं उनका भी विषय आता है। और हम सबको पता है कि सरकार ने जिस पद्धति से आर्थिक मोर्चे पर काम किया है, 2014 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या केवल 3.31 करोड़ थी, 2020 में आज दुगुनी होकर 6.48 करोड़ हो गई है। करदाता भी इस देश के निर्माण में एक भूमिका निभाता है। मैं मानता हूं कि इसका एहसास हम सबको होना चाहिए। मान्यवर, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो कुछ अस्मिता से जुड़े हुए, आइडेंटिटी से जुड़े हुए भी विषय आते हैं और सरकार ने उस मोर्चे पर भी सभी को साथ लेकर अच्छा काम किया है। मगर जो विडंबनाएं हमारे देश की राजनीति में चलती रही, मैं हैरान रह गया जब मेरे ध्यान में ये लाया गया कल्चर मिनिस्ट्री के संदर्भ में कि हमारे महाराष्ट्र के लोग अभी थे, यहाँ पर अभी नहीं है, मगर वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ में शिवाजी और अफजल खान के बीच एक वारदात हुई थी जिसमें अफजल खान मारा गया था। आप हैरान हो गए ये सुनकर कि अफजल खान जब प्रतापगढ़ में चला था तो उसको ये अंदेशा हुआ था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसकी 63 वाइफ्स थी, उन सबकी उसने कत्ल करा दी। उस 63 वाइफ्स की एक कब्र, मतलब कब्रों का एक संग्रह बीजापुर कर्नाटक के पास है, जो पुरानी सरकारों ने नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया है। नेशनल मॉन्यूमेंट है 63 कब्र। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पुत्रवधू थी ताराबाई, उसकी समाधि सतारा के नजदीक माहुली में है, जिसके प्रति किसी का ध्यान नहीं। मैं प्रहलाद पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि ताराबाई की समाधि को हम इज्जत देंगे, उसको उसी पद्धति से और उसके रखरखाव की जो चिंता करनी चाहिए वो करेंगे। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि जब हम जीते हैं, जब हम सरकार में काम करते हैं, जब हम राजनीति में, सामाजिक जीवन में काम करते हैं, तो आइडेंटिटी के विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसलिए उसकी चिंता के बारे में भी ये सरकार बहुत कारगर ढंग से काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 6 सालों में विदेश नीति में भी हमने काफ़ी अच्छे मोर्चे पर, काफ़ी अच्छे पद्धति से इस मोर्चे पर भी काम किया है। प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट, उनका 2014 के
यूनाइटेड नेशंस असेंबली के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया सबको याद होगा। उन्होंने कहा कि मैं विदेश नीति और विश्व व्यवहार के बारे में नौसिखिया हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि कई जगह ग्रुप्स है कि G20, G17, G7, G8, और प्रधानमंत्री ने कहा, और भारत का ही प्रधानमंत्री ये कह सकता है और नरेंद्र मोदी जी ही ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मानवता के, पर्यावरण के, विकास के कुछ विषयों पर वाई देयर कैन नॉट बी ए जी ऑल। ये हमारी भूमिका है, सबको साथ लेकर विश्व समुदाय का पूरा दिल जीतते हुए भारत उसका नेतृत्व करे, इस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं हम। और इसीलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात हो, सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की बात हो, मैं मानता हूं कि इन सारे विषयों की ओर इस देश ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की दिशा में अग्रसर होने का प्रण किया है। मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष का भी दायित्व निभाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शायद पहली बार यह हुआ होगा कि ICCR का जो काम चलता है उसकी समीक्षा की, घंटा 2 घंटा उसके लिए दिया और काफी कुछ विषयों के बारे में चर्चा की। आज मैं आपको कहने के लिए बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि पहली बार हमने, जब होता है ना सॉफ्ट पावर यानी केवल गाना बजाना, नाटक, संगीत, नृत्य, हम उसको और आगे लेकर गए हैं। हमने टेक्सटाइल के बारे में, हमने 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के कार्यक्रम को हम कर रहे थे, तो हमने वीविंग रिलेशंस थ्रू टेक्सटाइल ट्रेडिशंस के रूप में एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें भूटान की महारानी भी उपस्थित थी और कोरिया की फर्स्ट लेडी भी उपस्थित थी, बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी आए थे। तो टेक्सटाइल जैसी कला के माध्यम से भी हम विश्व में हमारे संबंधों और उजागर करना चाहते हैं। हम एक यूटिक्स नाम का पोर्टल बना रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें हमारी जो भारतीय ज्ञान संपदा है वो विश्व में हर किसी के लिए खुली करते हुए, जिस किसी को ज्ञान पाना है उसके लिए हम अवसर प्रदान कर रहे हैं। और जो भारत में पढ़कर विदेश में गए छात्र हैं, और कई छात्र हैं जो बांग्लादेश में है, नेपाल में है, जो वहाँ के समुदाय में राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, कोई और कुछ बने हैं, इन सब के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन एल्यूमनाई ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इस रूप में हमने एक आयोजन भी किया है, जिस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर कई बार मुझे लगता है कि डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का सहारा लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, विश्व समुदाय के साथ जो सरोकार बना रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है, मगर इसको कई बार विपक्ष के हमारे मित्र भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को और वैश्विक दृष्टिकोण को भी भारत के अंदर के राजनीति के साथ जोड़ा था। वो कहते थे कि इजराइल के साथ मित्रता न करो, पैलेस्टाइन नाराज होंगे। हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, हम दोनों देशों के साथ मित्रता कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, कुछ लोगों को कुटुंब एव वसुंधरा होता है, उनको एक कुटुंब से ही इतनी मेहनत, इतना प्यार हो जाता है कि वही वसुंधरा है, ऐसा वो मानते हैं। हमारी ये भूमिका नहीं है। और मैं सुन रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब बजट आया, मैं जानता हूँ बजट की चर्चा अलग है, मगर बजट में जब पब्लिक सेक्टर के बारे में, बैंक्स के बारे में चर्चा चली, तो लोगों ने कहा फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं। अरे वो तो फैमिली गोल्ड था, हमने उसको बरकरार रखने की कोशिश की है, मगर जिसको फैमिली के अतिरिक्त कोई ध्यान ही नहीं आता, केवल फैमिली करते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अंदर झांक कर देखिए, जिसको आपने अपनी फैमिली में सिल्वर माना था, वो फैमिली एल्यूमिनियम निकला है दुर्भाग्यवश, और कुछ उससे हो नहीं पाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरीके से पॉपुलिज्म का सहारा न लेते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देश में कई दृष्टि से सुधारों के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, कई विषय सामने ला सकते हैं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि विदेश नीति की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो किस पद्धति से हमने देश के, विश्व के सारे समुदायों को साथ में लेकर, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, अभी 1-2 साल पहले उनका एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने श्रीमती सुषमा स्वराज, उस समय हमारी विदेश मंत्री थी, उनको बुलाया था। और इसी तरीके का कार्यक्रम जब उनका स्थापना अधिवेशन हुआ था 1969 में रबात में, तब भी हुआ था। तब हमारे जो मंत्री वहाँ पर गए थे, उन पर क्या बीती थी, पाकिस्तान का कितना दबाव था, हम सब जानते हैं। हमने सभी के साथ मित्रता की है। मैं मानता हूं कि खाड़ी देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी को जितने पुरस्कार मिले हैं, जितने सम्मान मिले हैं, जितनी उपाधियां मिली है, अब इसके पहले किसी भी हमारे शायद प्रधानमंत्री जी को इस पद्धति से सम्मानित शायद उन दोषियों के द्वारा नहीं किया गया होगा। और इसलिए मान्यवर, कल मैं चर्चा सुन रहा था, तब जम्मू कश्मीर के बारे में भी उल्लेख आया और लोग तरह तरह से जम्मू कश्मीर के विषय को भी उठा रहे थे।
मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष रूप में जिस पद्धति से वहां के सेब के व्यापार को नाफेड से जोड़कर वहां के किसानों को उनकी आय बढ़ाने की दृष्टि से हमने काफ़ी कुछ नए नए जो प्रयास किए हैं, उसके बारे में भी मैं मानता हूं कि सदन को अवगत होना चाहिए। रक्षा के बारे में भी 1 साल लगभग हो रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद हमने निर्माण किया, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकल कर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से आत्मनिर्भर रक्षा संपदा, इस विषय में भी हम काम कर रहे हैं और उस दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण में कई सारे उल्लेख आए हुए हैं। वीमेन पार्टिसिपेशन हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स एंड द गवर्नमेंट इज फर्दर एनहांसिंग देयर रोल इन प्रायोरिटी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा की जो हमारी कुल मिलाकर रचना होती है, उसमें महिलाओं की सहभागिता को भी हम काफ़ी अच्छा महत्व दे रहे हैं। और विगत साल 2020 में जो परेड हुई थी, कैप्टन तानिया शेरगिल ने उस परेड का नेतृत्व किया था। वो देश में पहली बार इस पद्धति से एक महिला ने आर्मी के एक और दस्ते का नेतृत्व किया। मैं मानता हूं कि इसके बारे में भी हम सभी के मन में एक स्वाभाविक अभिमान का स्वर निश्चित रूप में उपजना चाहिए। मान्यवर, लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं ये बताना चाहता हूं केवल कि कुल मिलाकर अगर राष्ट्रपति जी के भाषण की ओर मैं एक कटाक्ष डालूं तो मुझे लगता है कि जिस पद्धति से सभी मोर्चों पर ये देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसके साथ हम सभी ने अपने आप को जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की ये धारणा है कि लोगों की सहभागिता के आधार पर ही हम अच्छी गति से आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हम सभी का साथ चाहते हैं, सभी का विकास हो, ये भावना रखते हैं और सभी के विश्वास को अर्जित करते हुए आगे बढ़ने की हमारी मंशा रहती आई है। मान्यवर, मैं भाषण को समाप्त करने के पहले केवल एक बिंदु बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो माननीय हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी थी। मैं मानता हूं कि अभी हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया से काफ़ी कुछ आगे निकल कर गए हैं। अब सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ इंडिया के और स्तर पर हम आए हैं। एक दृष्टि से आत्मविस्मृति से इस देश की जनता को और देश के समुदाय को बाहर निकालते हुए आत्मविश्वास के आधार पर आत्मनिर्भरता की ओर हम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। और ये यात्रा इसी पद्धति से सफल होनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके प्रति विश्वास बार बार दिखाते हुए, बार बार विभिन्न चुनावों के माध्यम से, मतपेटी के माध्यम से जो भी आता है, उसी से ये एक दृष्टि से एंडोर्स होता है। और इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ गति विगत 1-1.5 साल में भी 2019 का पुनः जनादेश प्राप्त होने के बाद ये सरकार जब काम करने लगी, तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ लोग शेक्सपियर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते रहे। शेक्सपियर ने कहा कि पूरा विश्व एक नाटक है, वो पूरा विश्व एक रंगभूमि है। वर्ल्ड इज ए विश्व को एक रंगभूमि के रूप में उन्होंने बताया था। मैं मानता हूं कि शेक्सपियर वगैरह तो बड़ी बात रही, मगर हमने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो हम जानते हैं कि अल्फ्रेड टेनिसन ने एक कविता में कहा था कि आई डू बट सिंग बिकॉज आई मस्ट। हमारी भावना यह है कि वी डू बट ट्रांसफॉर्म बिकॉज वी मस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का जो अनुशेष, जो बैकलॉग रहा है, उसको दूर करने की दिशा में हम अग्रसर है। आदरणीय महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी। जो वक्ता अपना जो समय दिया उससे ज़्यादा बोलते हैं, वो उतना उनका पार्टी का बाकी वक्तों में कम हो जाएगा। श्री प्रताप सिंह बाजवा जी पंजाबी में